So, hello and welcome to Geology Concepts. So, this is the induction video that I'm making over here. So, the aim over here is that many students joined and uh, they are confused about how to utilize this course, है ना? कैसे आपको क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से टॉपिक पे आपको ध्यान देना चाहिए, किस टॉपिक पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, ये काफी सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो हमारा लाइव कोर्स है इसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया। ओके, सो लाइव कोर्स में आपके कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे लाइव क्लास है, उसके साथ सीबीपीज है, टेस्ट है, ठीक है। तो इस हर चीज को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, क्या चीज है जिनको आपको ध्यान रखना है, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो जो पहली चीज है यहाँ पर कि आपके जो भी लाइव क्लासेस होते हैं, ठीक है, तो इसको आपको अटेंड करना है एट द टाइम जब वो लाइव चल रहा है तभी। हालांकि वो रिकॉर्ड भी होता है, बट ऐसा आपको नहीं करना है कि लेट्स से क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, आपको पता ही है कि रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर आपने बाद में जाके देख लिया। हाँ, कभी कभार कोई ऐसा रीजन आ जाता है जिसके कारण से आप नहीं देख पा रहे, तो देन इट इज अंडरस्टैंडेबल कि आपने उसे छोड़ दिया। बट ट्राई करिए कि लाइव क्लास को ट्राई टू अटेंड इट इन द लाइव, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपका ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका कोई जॉब है, या हो सकता है कि आपका अ, कोई शेड्यूल इस तरीके से बैठा हुआ है जिसके कारण से आप नहीं अटेंड कर पा रहे लाइव। तो आपको ये करना है कि सेम डे पे ही आपको देख लेना है, ठीक है। डोंट पाइल इट अप कि बहुत सारे लेक्चर्स एक साथ हो गए और वीक के एंड में मैं देख लूंगा, ये सब नहीं करना है। ट्राई टू अटेंड कि तभी आपको देख लेना है, ठीक है, उसी दिन आपको देख लेना है। और मैक्सिमम कोशिश यही रखनी है कि लाइव क्लास को ही अटेंड करना है। रिकॉर्डिंग्स है वो इसलिए है कि आप बाद में कभी रिवाइज कर रहे हैं या कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया, किसी कारण से आपने क्लास मिस कर दिया, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि आपने अगर मिडिल से ज्वाइन किया है, ठीक है, मान लीजिए कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आपने मिडिल से ज्वाइन किया है, तो क्या आपको जो पुराने पार्ट है उसको देखना चाहिए, उसको उसको लेक्चर्स में देख लेना चाहिए, या फिर आगे बढ़ते रहना चाहिए? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, आपने जब ज्वाइन किया है, जो टॉपिक चल रहा है आप उसी को करिए। आप ये मत ट्राई करिए कि जो पार्ट ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है उसको आप अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो लाइव क्लास के लेक्चर्स भी देख ले रहे हैं, और जो पुराना आपने मिडिल से ज्वाइन किया है तो लेट्स 1-2 महीने पुराना जो लेक्चर्स रह गया है उसको आप देखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं करना है। जो भी आपके टॉपिक्स है वो वापस रिपीट होते ही है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, आप ये हमारा टेंटेटिव शेड्यूल रहता है। हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर मिनरलोजी, क्रिस्टलोग्राफी, उसके बाद इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, ये सारे पेट्रोलॉजीज हो जाते हैं। फिर हाइड्रोलॉजी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, पेलियोंटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, फिर जियो केमिस्ट्री, जियो फिजिक्स, जियो टेक्टोनिक्स, रिमोट सेंसिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चलता है, लगभग ये खत्म होते होते जून हो जाता है। अब हो सकता है कि आपने मिड में ज्वाइन कर लिया, लेट्स से कि आपने जब ज्वाइन किया तब हाइड्रोलॉजी चल रहा है, ठीक है। तो आप ये कोशिश करिए कि हाइड्रोलॉजी चल रहा है और उसके साथ साथ मान लीजिए कि इंजीनियरिंग जियोलॉजी चल रहा है, तो आप उसी पे ध्यान दीजिए। आप ये मत करिए कि जो पुराने लेक्चर्स है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के या मिनरलॉजी के, उनको देखने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो साथ साथ में कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसका रीजन ये रहता है कि आपका जैसे ये मैंने बताया इस शेड्यूल में आपका चल रहा है, आपका वो रिपीट हो ही जाएगा कि सेकंड रिपीट साइकिल आएगा तो सारे टॉपिक्स वापस रिपीट हो ही जाएंगे, तो आप तब उनको कवर कर सकते हैं। इस वजह से आपकी जो पढ़ाई है सबसे बेस्ट हो सकती है। अच्छा, इसमें कुछ टॉपिक है जैसे स्ट्रेटिग्राफी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये हम रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो इनमें आपको खास ध्यान देना है कि इनकी आप लाइव क्लास ही अटेंड करें। अच्छा, ये हो सकता है कि आपने ये जब ऑलरेडी कवर हो चुका है उसके बाद आपने ज्वाइन किया हो, तो लेट्स से कि आपने अगर अगस्त में या सितंबर में ज्वाइन किया है, तो भी आपने यू हैव टेकन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। आपको अगर फरवरी में एग्जाम देना है तो आपने अच्छा किया है कि कोर्स ज्वाइन कर लिया है और आप ये देख। बट ऑब्वियसली जनवरी आते आते हमारे पास इतना समय नहीं बचेगा कि हम ये वाले टॉपिक फिर से कर पाए। तो ये 4 टॉपिक है, स्ट्रेटिग्राफी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड पेलियोंटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी वैसे जो नेट में के लिए अपियर कर रहे हैं उन्हीं के लिए जरूरी है। तो वो स्टूडेंट्स, ये जो 4 टॉपिक है वो अपने से आपको कवर करने पड़ेंगे पीछे से लेक्चर्स देख देख के, ठीक है। पीछे से लेक्चर्स देख सकते हो आप, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने लेट्स से कि अगर मई में ज्वाइन किया है और आपका जियोमॉर्फोलॉजी चल रहा है, तो आपको ये चिंता नहीं करना है कि ये वाले टॉपिक जो है, जो हमने ग्रीन कलर से यहाँ पर दिखाया है, इनको आपको वीडियो लेक्चर से देखने की जरूरत नहीं है। आप वो जब रिपीट होगा तब आप उसको आराम से देख सकते हैं,
यू नीड नॉट वरी अबाउट व्हाट हैज बीन लेफ्ट, ठीक है, जस्ट कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो जब लाइव क्लास चल रही है तो आपको क्या चीज में ध्यान देना है, लाइव क्लास जब चल रही है आप इंटरेक्ट करिए, ठीक है, उसे लाइव देखने की कोशिश करिए, इंटरेक्ट करिए, अगर आपके डाउट है आप वहीं पर सॉल्व करिए। जब लाइव क्लास चल रहा है तब आप शॉर्ट नोट्स भी लीजिए कि आपके अगर कोई, जैसे हमने अगर कुछ बताया आपको और आपको लगता है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप बहुत ही जल्दी शॉर्ट नोट्स ले लीजिए। अच्छा, बहुत लेंदी नोट्स बनाने का समय नहीं होता है ड्यूरिंग द लेक्चर, तो वो आप ट्राई मत करिए कि बहुत लेंदी नोट्स बनाने जाएं, क्योंकि फिर हम जो बता रहे हैं हो सकता है आप उस पर ध्यान नहीं चलेगा। जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ स्लाइड्स अपलोड हो ही जाता है, ठीक है, तो जो भी हम लोग ने यहाँ पर दिखाया है वो वैसे भी आपको मिल ही जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट, ठीक है। अच्छा, वंस द लेक्चर इज ओवर, जैसे कि आपका इवनिंग में लेक्चर खत्म हो गया, अब आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या करना है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको करना है कि जो लेक्चर के नोट्स आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसको आप डिटेल नोट्स बनाइए। अब डिटेल नोट्स बनाए उसमें कितना टाइम देना चाहिए, तो अगर 1.5 आवर का लेक्चर है उसका एक बार पीडीएफ अपलोड हो जाता है, उसके बाद आप विद इन हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, जनरली एवरेज में देखें तो हाफ एन आवर आपको देना है और एक डिटेल नोट उसका बनाना है, ठीक है। अब ये डिटेल नोट क्यों बनाना है, ये इसलिए बनाना है क्योंकि आपको जब इनिशियली लेक्चर आप सुनते हैं तब तो बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे हमारी भूलने की आदत हो जाती है, तो उसको आपको नोट्स में उतार लेना है ताकि आपको फिर से पूरा लेक्चर ना देखना पड़े, ठीक है। नोट्स आप इतना अच्छे तरीके से बनाइए कि सिर्फ पीडीएफ देख के और आपका हैंड रिटन नोट्स देख के आपको सारी क्लैरिटी आपकी वापस आ जाए। आप ये मत कोशिश करिए कि फिर से जाके आपको पूरा वीडियो लेक्चर देखना पड़े, ठीक है, उसमें आपका समय भी वेस्ट हो जाएगा और प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि अगर एंड ऑफ द कोर्स में अगर आप जाके देखेंगे तो हंड्रेड्स ऑफ आवर्स के लेक्चर्स हो जाएंगे, तो आप नहीं देख पाएंगे, रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो रिवाइज करने के लिए आपको नोट्स बनाना है, तो डेली अबाउट हाफ एन आवर फॉर ईच लेक्चर, तो अगर 2 लेक्चर्स है तो आपको हाफ एन आवर डिवोट करना है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है किसी लेक्चर में, हो सकता है 45 मिनट्स लग जाए, हो सकता है किसी लेक्चर में आपको 20 मिनट्स लग जाए, लेकिन आप ट्राई करिए कि 30 मिनट्स आप देके एक आपका लेक्चर का नोट्स बनाइए। हर टॉपिक के लिए एक अलग से आपको नोटबुक जरूर बनानी है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी चल रहा है तो उसकी एक अलग नोटबुक होनी चाहिए, इग्नियस पेट्रोलॉजी चल रहा है तो उसकी अलग नोटबुक होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट के लिए अलग से एक नोटबुक बना के रखिए ताकि आपका जो नोट्स है वो काफी अच्छे तरीके से अरेंज हो, ठीक है। और जितना अच्छे तरीके से आपका नोट्स अरेंज होगा रिवीजन करने में आपको उतना ही अच्छा रहेगा, तो अलग नोटबुक मेंटेन करिए, ठीक है। कुछ टॉपिक छोटे होते हैं तो आप हो सकता है कि पतली नोटबुक ले लिया, कोई टॉपिक बड़ा है तो हो सकता है मोटा नोटबुक ले लिया, बट आप ट्राई हमेशा यही करिए कि नोटबुक हमेशा आप रखिए, ठीक है, अलग लेक्चर्स के लिए अलग से नोटबुक रखना है। तो पहली हमने प्रायोरिटी क्या समझी, लाइव लेक्चर्स को अटेंड करना। सेकंड प्रायोरिटी है हमारा एक प्रॉपर नोट्स बनाना। थर्ड हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो होगा कि हर लेक्चर के बाद हम सीबीपीज देते हैं, ठीक है, तो सीबीपीज आपको करनी है, उसको आपको टेस्ट की तरह ही अटेम्प्ट करना है, तो जनरली 15 मिनट्स का होता है और वो सीबीपी होता है उस दिन जो आपने पढ़ा उसी पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो आप रिवाइज एक बार आपने कर लिया उसके बाद आप सीबीपी करिए, अगले क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सीबीपी करिए, क्योंकि पहली चीज हम सीबीपी ही डिस्कस करते हैं। सीबीपी माने कंसेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम, तो वो सीबीपी इसीलिए है कि आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, आपने सीख लिया समझ लिया, अब आप उसे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप सीबीपी करेंगे। तो सीबीपी करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये हमने बताया। अच्छा, सीबीपी के लिए आप जितने भी हम टेस्ट लेंगे, सीबीपीज लेते हैं, वीकली टेस्ट वगैरह लेते हैं, इसके लिए भी एक अलग से नोटबुक बना लीजिए। हर सब्जेक्ट के लिए अलग बनाने की जरूरत नहीं है, सारे सीबीपीज और टेस्ट के लिए आप एक नोटबुक बनाएंगे तो भी इनफ, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है कि हम सीबीपीज डिस्कस करते हैं तो उसमें अगर एक ही नोटबुक में आपने लिखा हुआ है, अपने आंसर्स वगैरह लिखे हुए हैं, आपने किस तरीके से अप्रोच किया ये लिखा हुआ है, तो आपके लिए आसान हो जाता है डिस्कस करना। दूसरा है कि जब आप रिवाइज करते हैं, फाइनली ईयर एंड में आप रिवाइज करते हैं हर क्वेश्चन को, तो एक ही जगह पर आपको सीबीपी के जो अपने नोट्स बने हुए हैं, सीबीपी से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, तो उसके भी आप नोट्स लिखते हैं कहीं कहीं, तो जब आप क्वेश्चन को वापस रिवाइज करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से टेस्ट वगैरह भी उसमें डेट के साथ आपको लिख के रखना है, ठीक है। तो सीबीपी और टेस्ट का एक नोटबुक आपको बना लेना है। अच्छा, जो पूरे वीक में हमने किया है उसके लिए एक वीकली टेस्ट होता है, सीबीपी तो डेली होता है, एक वीकली टेस्ट होता है। वीकली टेस्ट में क्या होता है कि हमने जितना भी एक वीक में कवर किया है उसका एक टेस्ट हो जाता है, और जनरली वीकली टेस्ट के जो क्वेश्चन है दे आर एट पार विद द कॉम्पिटिशन लेवल, तो जो कॉम्पिटिशन लेवल में जो आपके क्वेश्चन होते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको उसे एग्जाम की तरह ही देना है। 1 आवर का होता है, कभी 1.5 आवर का होता है,
तो एग्जाम की तरह ही देना है। तो इसका टाइमिंग होता है वीकली, जो वीकेंड है उसमें संडे 10 o'clock से लेके नेक्स्ट डे मंडे 3 o'clock तक रहता है। ठीक है। अब आपको ये हमेशा ट्राई करना है कि सैटरडे को आप रिवाइज कर लें और संडे फर्स्ट हाफ में लंच से पहले आप ट्राई करो कि आपका वीकली टेस्ट आप दे देंगे। इससे फायदा ये होगा कि देख, आपने भी पूरा वीक अगर पढ़ा है, यू ऑल्सो वांट टू टेक अ डे ऑफ, आपको छुट्टी चाहिए, तो एक बार आपका वीकली टेस्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद आप छुट्टी ले सकते हो। आप मूवीज देखना है या बाकी आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कोई करनी है तो आप कर सकते हो। तो माइंड आपका फ्री रहेगा तो आराम से कर पाओगे। ठीक है। वैसे इसका टाइम मंडे 3 PM तक रहता है, लेकिन कोशिश करिए कि एक्सटेंड ना हो। अच्छा, किसी दिन आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपको एक एक्सटेंडेड टाइम पीरियड चाहिए होता है, तो तब आप मंडे को दे सकते हैं। ठीक है। तो ये 24 आवर्स का लगभग विंडो रहता है, उसमें आप कभी भी चाहे दे सकते हैं। ट्राई करिए संडे फर्स्ट हाफ में ही दे दें, लेकिन आपको एकदम सिंसियरिटी के साथ देना है, क्योंकि नेक्स्ट ट्यूसडे जो आने वाला ट्यूसडे होगा तब उसका डिस्कशन होगा, तो आपको उसको अच्छे से डिस्कस करना है। ठीक है। इधर सीबीपीज में और टेस्ट में जो क्वेश्चन आता है, आपको अगर डाउट आता है तो उसको अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर आप डिस्कस करिए। वहां पर आप एक्टिवली उसको आंसर भी करिए और क्वेश्चन डालिए भी। जितना आप डिस्कशन करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आप एंगेज करेंगे मटेरियल के साथ, जितना आप डिस्कशन करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है, उतना ज्यादा आप सीखेंगे। ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो डिस्कशन तो होगा ही, तब आप डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ जितना डिस्कशन करोगे, हेल्दी एक एनवायरनमेंट रहेगा, वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया। अच्छा, ये हो गया कि वीकली टेस्ट आपने दे दिया। ये हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर है। ठीक है। पहला हमारा है लाइव क्लास अटेंड करना, सेकंड लेक्चर के नोट्स बनाना, फिर सीबीपीज और टेस्ट देना। ठीक है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कई लोग जीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता जाता है वैसे वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड करते जाते हैं। ठीक है। तो उसके आंसर आपको अपलोड करने होते हैं, जो आपको चेक होके वापस मिलते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन रहता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे आंसर करें, पहले कभी लिखा नहीं होता है। यूपीएससी में कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखना होता है, कैसे आंसर करना होता है। तो इसके लिए आप समझिए कि पूरा जो आपका सब्जेक्टिव आंसर लिखने का एक जर्नी है, फ्रॉम एकदम एमेच्योर लेवल से आप लिखते हैं और एक फिर आप बहुत अच्छे आंसर लिखते हैं, ये आप 3 फेज में होता है। तो ये जो डेवलपमेंट होगा, इसमें 3 फेज है। पहला फेज है कि आप पहले 15 डेज जब भी आप आंसर लिखना स्टार्ट करें, पहले 15 डेज टू 30 डेज आप बस आंसर लिखिए। किताब में से देख के लिखिए, नोट्स को रिफर करके लिखिए, इंटरनेट से देख के लिखिए। लार्ज आंसर लिखा है या हो सकता है कि आपने स्मॉल आंसर लिखा है, उस चीज पे ध्यान मत दीजिए। आप बस कंसिस्टेंसी जो है वो आप डेवलप करें। एक बार आपकी कंसिस्टेंसी डेवलप हो गई आंसर लिखने की, फिर तो वहां से चेक होकर आंसर आ ही जाएगा। तो आपका पता चलते जाएगा कि आंसर आपको कैसे लिखना है। देखिए, होता क्या है, जब आप आंसर लिखते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, आंसर लिखने से पहले एक ब्लूप्रिंट माइंड में तैयार होता है कि मुझे आंसर इस तरीके से लिखना है। ठीक है। तो ये जो ब्लूप्रिंट तैयार होता है, ये ओवरनाइट नहीं डेवलप हो सकता है कि आंसर की फ्रेमिंग क्या होगी, पहले मुझे क्या चीज लिखना है, कौन सा डायग्राम आएगा, कैसे होगा। ये तुरंत नहीं होने वाला है। इसके लिए प्रैक्टिस लगती है और ओवर द टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100-200 क्वेश्चन किए ओवर द ड्यूरेशन ऑफ 3-4 मंथ्स एटलीस्ट, तो फिर वो चीज आपके अंदर ऑटोमेटिक होगी। नहीं तो फिर आपको उसके लिए टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कि आपको सोचना पड़ेगा कि मैं ये लिखूं या ये लिखूं। लेकिन आपने ओवर द ड्यूरेशन, अगर इफ यू हैव रिटन हंड्रेड्स ऑफ आंसर्स ओवर 2-3 मंथ्स, तो वो चीज आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाएगी, तो वो आप जल्दी से लिख पाएंगे। ठीक है। तो मैंने 3 फेज बताया। पहला फेज होगा कि आपको पहले कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी से आंसर लिखना है। सेकंड चीज होगा, फिर आपको बिना देखे आंसर लिखना है। आपने नोट्स बनाए, नोट्स देख लिया आपने एक बार, नोटबुक रख दिया साइड पे, अब आंसर लिखना आप स्टार्ट करिए। अब जब आप इस तरीके से आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपका टाइम रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। ठीक है। अब हमें ट्राई करना है धीरे धीरे कि जो टाइम फ्रेम है कि 10 मिनट्स के अंदर आंसर लिखना है, 12 मिनट्स के अंदर आंसर लिखना है, वो टाइम फ्रेम लेके आना है कि जल्दी जल्दी आंसर लिखना है। ठीक है। तो ये प्रोसेस धीरे धीरे होगा। पहले पहले जब आप स्टार्ट करेंगे आपको 30 मिनट्स लग सकते हैं आंसर लिखने के लिए। ठीक है। फिर धीरे धीरे वो रिड्यूस होते होते 30 मिनट्स, 25 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, फिर धीरे धीरे वो 10 मिनट्स तक आ पाएगा। फिर आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हो सकता है 6-7 मिनट्स में भी आप आंसर लिखें। ठीक है। और थर्ड फेज आता है जिसमें आपको एट लेंथ पूरा का पूरा पेपर एक साथ लिखना होता है। इसके लिए चाहिए होता है आपको स्टेमिना। ठीक है। कि आपको एक साथ आप बहुत सारे आंसर्स लिख सकते हैं।
ये थर्ड फेज जो है, इसके लिए आपको अभी से तैयारी नहीं करनी है। जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, हमारे पास अराउंड 3 मंथ्स का टाइम होता है, हम डेडिकेटेड होके तब उसके लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, तो उसका भी एक पूरा प्रोसीडियर है किस तरीके से करना है, बट उसमें अभी जाने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, सो वील क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी गेट ओवर देयर। इसके बारे में अभी सोचने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो अभी बस आप फेज 1 और फेज 2 पे ही ध्यान दीजिए। पहला चीज है आपको आंसर लिखना, उसमें कंसिस्टेंसी बनाना, और सेकंड फेज में बिना देखे आंसर लिखना। इतना आप प्रैक्टिस करिए, आपको फीडबैक वहां से रेगुलरली मिलता रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में भी आता जाएगा क्या चीज इंक्लूड करनी है, क्या चीज इंक्लूड नहीं करनी है। हर पर्सन का अलग अलग प्रॉब्लम्स होता है विद आंसर राइटिंग, वो धीरे धीरे आपको इंडिविजुअली आपके आंसर करेक्ट होकर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही आपको करना है। ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे आंसर कैसे लिखना है उसके ऊपर भी वीडियोस है, तो वो आप आसानी से देख सकते हैं एंड आपको समझ में आ जाएगा वहां से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या डिस्कस कर लिया? लाइव क्लास अटेंड करना, नोट्स बनाना, सीबीटीज देना, आंसर लिखना। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रिवीजन। ठीक है, कि सर क्या रिवीजन इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग पूछते हैं, या फिर हमें सिर्फ लाइव क्लास पे ध्यान देना चाहिए? तो इसका सिंपल सा आंसर है, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब आप जियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बात करें। ठीक है, बहुत वास्ट सिलेबस है हमारा। सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना पहली चीज है। सेकंड चीज है, आपने अगर उसको रिवाइज करके रखा होगा तो ही आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो रिवाइज कैसे करना है, कितनी बार रिवाइज करना है? तो इसका सिंपल सा आंसर मुझसे आप पूछोगे तो आप जितनी बार आंसर रिवाइज करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, जितना आप रिवाइज कर सके। लेकिन ये तो नहीं है कि आप रिवीजन ही करते रह जाएंगे। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ठीक है, आपको एम करना है कि विद इन 1 मंथ आप 4 बार रिवाइज कर ले जो आपने सीखा है। अगर आप 4 बार रिवाइज कर लेते कोई भी चीज, तो आपकी जो रिटेंशन है, मेमोरी रिटेंशन है, वो बहुत अच्छी रहेगी, आप भूलेंगे नहीं उन चीजों को। ठीक है, तो जैसे कोई टॉपिक आपने आज पढ़ा, तो उसको आप नेक्स्ट डे रिवाइज करिए, 7 डेज बाद रिवाइज करिए, 14 डेज बाद रिवाइज करिए, और 21 डेज बाद रिवाइज करिए। आप 4 बार आप रिवीजन करिए उस चीज का। ठीक है, इस तरीके से आप रिवाइज करते चलेंगे तो आपका मेमोरी जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, हर चीज आपको आसानी से याद रहेगी। ठीक है, तो एक सिंपल सा चीज है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे कि आपकी भूलने की क्षमता कैसी है, तो क्या होता है कि आप जब कोई चीज पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ लिया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम बहुत अच्छे लेवल पे है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप भूलते जाते हैं, क्योंकि बाकी चीजें भी तो सीखनी होती है, तो वो चीज आप भूलते जाते हैं। तो आपको क्या करना है इन दैट केस? इन दैट केस वेरी सिंपली, आपको रिवाइज करना है। जैसे ही आप रिवाइज करेंगे वैसे आपका रिटेंशन फिर से 100% हो जाएगा। अच्छा, वो भी धीरे धीरे खत्म होगा। जैसे आपने रिवाइज किया उसके बाद वो भी धीरे धीरे डाई ऑफ कर जाता है, टेपर कर जाता है। ठीक है, लेकिन आप जब फिर से रिवाइज करेंगे तो फिर से आपकी अंडरस्टैंडिंग 100% हो जाती है। अच्छा, इस बार जो आप भूलेंगे, आप उतना नहीं भूलेंगे जैसे जितना आप फर्स्ट टाइम आपने भूल गए थे, थोड़ा सा आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर उसको थर्ड टाइम आप रिवाइज करेंगे और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ जाएगा। फिर आप फोर्थ टाइम जब आप रिवाइज करेंगे तो ऑलमोस्ट 80% पे आपका रिटेंशन रहेगा। तो 4 बार कोई भी चीज अगर रिवाइज कर लेते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाता है। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे किसी आप नए पर्सन से मिलते हैं, उनका नाम आप पूछते हैं, तो पहले पहले आपको याद रहता है, फिर आप 2-3 बार ही आप भूलते हैं, लेकिन एक बार 4-5 बार आपने उनका नाम पूछ के आप उनसे इंटरेक्ट करते रहेंगे, फिर आप नहीं भूलते उनका नाम, वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो उसी तरीके से आप 4 बार अगर रिवाइज करेंगे तो आपको, आप वो चीज भूलेंगे नहीं, लंबा समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, अब ये है कि सर ये करे कैसे, कैसे याद रखे? एक दिन बात करना है, 7 डेज बात करना है, 14 डेज बात करना है, 21 डेज बात करना है? तो बहुत सिंपल तरीका मैं आपको इसका बता रहा हूँ। ठीक है, आप एक नोटबुक लीजिए, 5-10 रुपीज की जो सिंपल छोटी सी डायरी आती है, छोटी पॉकेट साइज की, पॉकेट डायरी नहीं कहते, वो आप ले लीजिए। ठीक है, वो पॉकेट डायरी में आप क्या करिए, जैसे ये उसका पेज है। ठीक है, आपने यहाँ पर डेट लिख लिया, लेट्स से आपने डेट लिख लिया 20 मार्च। ठीक है, ये आपने लिख लिया वहां पर डेट। अब जैसे आपने यहाँ पर डेट लिख लिया, उसके बाद आपको क्या करना है? टुडेज लर्निंग। ठीक है, एक लिख लीजिए, टुडेज लर्निंग। अब आपके जो भी लेक्चर्स हुए वो आपको वहां पर डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर ग्लेशियर लैंडफॉर्म पढ़ लिया। ठीक है, तो आपने ग्लेशियर लैंडफॉर्म यहाँ पर लिख दिया। और एक कोई टॉपिक आपने, लेट्स से उसी दिन लाइव क्लास हुआ आपने,
तो आपने वो चीज यहाँ पर लिख दिया, लेट्स से कि रॉक स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर लिख लिया। तो ये दो टॉपिक आपको लिख लेने के, आज क्या आपने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद सेकंड हाफ में क्या लिखना है, रिवीजन प्लानर, ठीक है। तो आपको रिवीजन प्लानर करना है, ठीक है। अब जैसे हर दिन आप लिखते जा रहे हैं, तो आपने जो जो दिन जो जो पढ़ा सब आपका रिकॉर्ड है इस बुक में आपके पास। तो रिवीजन, जैसे रिवीजन आपको क्या करना है, तो उस दिन जो पढ़ा वो तो रिवाइज करना ही है। तो ये दोनों टॉपिक, ग्लेशियल और रॉक स्ट्रेंथ, ये तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। ठीक है, आपने इसका नोट्स वगैरह बनाया है तो आप उसको, वो तो रिवाइज हो ही जाएगा। सेकंड चीज आपको क्या करनी है, आपको जाना है 7 डेज पहले। तो ये आपके पास नोटबुक तो है ही, तो इसमें 7 डेज पहले चले जाइए। वहां पर जो टॉपिक है उसका नाम लिख लीजिए, जो भी टॉपिक है। लेट्स से मैं उसको कह देता हूँ टॉपिक ए, वो आपने लिख लिया। फिर 14 डेज पहले, इसमें इसी बुक में 14 डेज पहले आप जाइए, जो टॉपिक है वो भी लिख लीजिए यहाँ पर, टॉपिक बी, ठीक है। और उसके 21 डेज पहले चले जाइए, टॉपिक सी। तो टॉपिक ए बी सी लिख दिया, और ग्लेशियर और ऑक्सीजन जो आज आपका हुआ था वो आपने लिख दिया। अब आपके पास ये रिवीजन जो है, ये नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको कंप्लीट करना ही है। कैसे कंप्लीट करेंगे, हमारे पास नोट्स है, हमारे पास उसके पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो उसको देख के कंप्लीट कर लेना, इजीली सब कुछ धीरे 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 रिवाइज कर लेना। कुछ चीज अगर नहीं समझ में आई, कोई आपने डिस्कशन कर लिया फिर भी नहीं समझ में आई, आपने उसके क्वेश्चन वगैरह देख लिए फिर भी समझ में नहीं आई, तो फिर वीडियो लेक्चर्स जो हमारे रिकॉर्डेड है उस पर जाके सिर्फ वो वाला पार्ट, 5 मिनट 10 मिनट्स का जो पार्ट है वो देखना, पूरा लेक्चर देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ वो वाला पार्ट देख लिया और आपने अपना जितना भी रिविजन करना था वो सारा कर लिया। इस तरीके से आप एक डायरी मेंटेन करिए, 5-10 रुपीज की डायरी आती है, खरीद लीजिए और आप इस तरीके से रिवाइज करते रहिए, ठीक है। अच्छा, ये चीज आप, जैसे अगर एक्सेल कंप्यूटर है आपके पास, तो एक्सेल में अगर करोगे तो वहां पर भी हो सकता है बहुत इजीली, ठीक है। तो ऐसे जैसे हमने बताया वैसे कर लीजिए, नहीं तो जैसे एक्सेल में अगर करना चाहो तो उसमें भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं है, हमारे पास एक बनाया हुआ टेम्पलेट है, तो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं जनरली। तो आप वहां पर एंटर करिए, डेट वाइज, डेट वगैरह सब कॉलम वगैरह दिया हुआ ही है उसमें, आप उसमें एंटर करिए, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो ये चीज कंप्यूटराइज भी हो सकती है। अच्छा, कंप्यूटराइज वे से करो, एक्सेल में करो या फिर नोटबुक मेंटेन करो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन रिवीजन करना कंपलसरी है, ठीक है। दिस और दैट वे, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से कर लीजिए, लेकिन आप करिए जरूर, ठीक है। तो ये चीज मैंडेटरी है रिवीजन का, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया, लाइव क्लास भी कर लिया हमने, अ, जो टेस्ट है वो भी दे दिए, आंसर राइटिंग करना था वो भी कर लिया, नोट मेकिंग भी हो गया हमारा। तो ये हमारा प्रायोरिटी का ऑर्डर भी यही है कि सबसे पहले हमें क्लास जो है वो करना सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर नोट्स बनाना, फिर जो आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उनको देना, फिर सब्जेक्टिव आंसर लिखना और रिवीजन करना। ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। कभी कभी होता है ना कि टाइम इतना नहीं है, कुछ छोड़ना पड़े, तो क्या छोड़ना है, तो रिवीजन छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ कर लीजिए। और भी टाइम कम है तो क्या छोड़े, तो सब्जेक्टिव आंसर लिखना छोड़ दीजिए, नेक्स्ट दिन कवर हो जाएगा। और भी कुछ छोड़ना पड़ा, बहुत ही कम टाइम है, तो क्या करें, तो भाई ऑब्जेक्टिव आंसर्स भी मत लिखिए, नोट्स भी मत बनाइए, लेकिन लाइव क्लास तो करना ही। अच्छा, बीमार पड़ गए, लाइव क्लास भी नहीं कर पाए, तो ट्राई करिए कि जल्दी से जल्दी उसको कवर अप कर लें, क्योंकि क्या होता है कि आप जब एक चीज जो एक लेक्चर में सीखते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में यूज होता है, फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में यूज होता है, तो इस तरीके से फिर वो पाइल अप होता जाता है, तो पाइल अप मत होने दीजिए। ट्राई करिए, अगर कुछ नहीं हो सकता तो लाइव क्लास तो आप अटेंड करती, ठीक है। इसके अलावा कुछ 2-3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग टाइम टू टाइम क्यूमुलेटिव टेस्ट भी लेते हैं, मतलब जितना भी आपने कवर किया उन सब का टेस्ट एक साथ, ठीक है, क्योंकि आपको रिवाइज भी करते रहना है। तो क्यूमुलेटिव टेस्ट आप बिल्कुल ऑनेस्टली दीजिए, फुल इंटेग्रिटी से दीजिए, अलग से टाइम निकाल के एकदम प्रॉपरली, जैसे एग्जाम देते हैं वैसे ही देना है। अच्छा, उसमें अगर कोई, लेट्स से आपने मिडिल में ज्वाइन किया, हम्म, और क्यूमुलेटिव टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपने नहीं पढ़े थे, तो चिंता मत करिए, उसको आप इग्नोर कर दें। तो वापस नेक्स्ट सेशन आएगा, जैसे ही नेक्स्ट सेशन आएगा तो रिपीट साइकिल स्टार्ट होगा, तो फिर उसमें आप वो टॉपिक कवर कर लेंगे, तो फिर से क्यूमुलेटिव टेस्ट हो जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट। जो आपने पढ़ा है, जहां से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, वहां से आपको पढ़ना है। जहां से आपने स्टार्ट किया, जब आपने लाइव क्लास अटेंड करना स्टार्ट किया, वहां से जितने टॉपिक्स है वो आपको कवर करते चलना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी एक दो चीजें और आपको ध्यान रखनी है कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप पे मैसेज डाल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं।
और ऐसी भी अगर कोई प्रॉब्लम है जो आप लेट्स से ग्रुप में नहीं डाल सकते, हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो पर्सनली भी हमको कॉल कर सकते हैं। कोई भी जो इश्यू है आप हमें बताइए, हम ट्राई करेंगे कि इस जर्नी में हम जितना आपके लिए आसान हो सके चीज़ उतना करेंगे, ठीक है? तो हेजिटेट नहीं करना है, कभी भी आराम से आप हमें कॉल करिए, हम बात कर सकते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। और आप ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों पे मैं जो मैंने आपको बताया है। अब ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, उसके बाद हमें ये चीज़ समझ में आई है कि ये चीज़ें ज़रूरी होती है। तो आपका जो-जो चीज़ें मैंने बताई है, अगर आप क्लास अटेंड कर लेते हैं, उसके अलावा अगर आप 3-4 घंटे डेडिकेटेडली देते हैं अपने प्रिपरेशन को, तो ये सब चीज़ें आप आसानी से कर पाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप पूरी अपनी पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई जब भी करते हो तो एट अ लेंथ एक साथ 1-2 घंटे नहीं बैठ जाना है। हाफ एन आवर पढ़ना है, 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। पानी पीजिए, वॉशरूम जाइए, थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ वगैरह कर लीजिए, फिर वापस आके हाफ एन आवर बैठना है, फिर वापस 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। एट अ लेंथ आप ज़्यादा मत बैठिए जभी भी आप सेल्फ स्टडी करते हैं। बीच-बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लेते रहिए, तो आपका मन लगा रहेगा पढ़ाई में। कभी-कभी ये होता है कि बहुत सारा हम पढ़ने जाते हैं, 2-3 घंटा एक साथ बैठ गए, तो पहले हाफ एन आवर में तो हमारा दिमाग फ़ोकस्ड होता है, उसके बाद हम पढ़ रहे होते, रीड कर रहे होते, लेकिन दिमाग में कुछ जाता नहीं। तो जभी भी आपको ऐसा लगे कि थोड़ा-सा मैं टायर्ड हो गया हूँ, हाफ एन आवर हो गया, टेक अ ब्रेक, पानी-वानी पीजिए, एक आध घर पे कॉल कर लीजिए, ठीक है? 5 मिनट से ज़्यादा ब्रेक मत लीजिए, 5-10 मिनट से ज़्यादा। वापस आइए, पढ़ना स्टार्ट करिए। तो अगर आप हेलो। 3 घंटा या 4 घंटा इस तरीके से पढ़ते हैं, हो सकता है कि इसमें से आप ब्रेक ले लेके 3 एंड हाफ आवर ही पढ़ पाएँ या 3 आवर्स ही पढ़ पाएँ। स्टिल इट इज़ बेटर, हेलो। क्योंकि वो जो 3 आवर्स की आपकी स्टडी हुई है, इट विल बी फोकस्ड स्टडी। आ रही है आवाज़? आपने 5 घंटे एक साथ आपने पढ़ लिया, तो उसमें आपकी मैं इफेक्टिवली फ्री सिर्फ हूँ, हाफ एन आवर स्टडी हो पाएगी। फ्री हूँ। बाकी आपने जितना भी वहाँ पे बैठा, आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है? तो इस तरीके से हुँ। छोटे-छोटे बर्स्ट में आप पढ़ाई करिए, आपकी पढ़ाई भी आसान हो जाएगी, ठीक है? और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करिए, किसी भी चीज़ में हाँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम करेक्ट। हो, ओके? ऑलराइट, थैंक यू।